हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश और इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कूलाम का नियम। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था गाउस का नियम। आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको गाउस का नियम समझ में आया होगा। और आप लोगों को अगर क्लास 12 फिजिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से कोई टॉपिक आपको टफ लगता है या फिर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा, उस पर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में कूलाम का नियम पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई। एक्चुअली हम वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर ही बना रहे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे गाउस का नियम था और इस वाली में कूलाम का नियम है। ठीक है, तो कूलाम या कूलाम्स लॉ क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, दो बिंदु स्थिर क्या है? पहली बात क्या है? आवेश क्या है? दोनों के दोनों स्थिर है। ठीक है, दोनों के दोनों आवेश क्या है? स्थिर है, स्थिर बिंदु आवेश है और उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, बोला यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? पहले आवेश आपके पास कितने हैं? दो हैं। ठीक है, और कूलाम्स के लॉ में एक्चुअली में दो ही आवेश होते हैं। अगर जब आप दो से ज्यादा आवेशों के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए एक सिद्धांत आता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। आप उसको आगे पढ़ेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है उसमें दो से अधिक आवेश होते हैं और यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो आवेश होंगे। ठीक है, अब दो आवेश है आपके पास, या तो वो सजातीय आवेश होंगे या तो वो विजातीय आवेश होंगे। ओके, तो जब सजातीय आवेश होंगे तो आपको पता है कि उनके बीच क्या लगेगा? रिपल्शन या प्रतिकर्षण बल लगेगा। सजातीय मींस जब क्या है, दोनों के दोनों या तो धनावेश है या फिर दोनों के दोनों ऋणावेश है। ठीक है, और जब वो दोनों के दोनों विजातीय आवेश होंगे, मींस एक क्या है? प्लस है और एक क्या है? माइनस है। तो जब विजातीय आवेश होंगे तो उनके बीच लगेगा आकर्षण बल। ठीक है, तो जब सजातीय आवेश होंगे तो मतलब हम बोल सकते हैं जो स्थिर वैद्युत बल है। ठीक है, तो मतलब स्थिर वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। आपको बहुत बार देखने को मिलेगा यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल के बजाय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों के समानुपाती होता है। जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा उनके बीच लगने वाला, वो दोनों आवेश के परिमाण के मैग्नीट्यूड के समानुपाती होगा। मतलब सपोज एक का मैग्नीट्यूड है 5 कूलम, ठीक है, दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है? 10 कूलम है सपोज। तो ठीक है, तो 10 5 50, तो वो दोनों का वो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? टोटल उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? वो 50 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। और तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, हम इसको डायग्राम समझते हैं। सपोज आपके पास एक आवेश ये है और आपके पास ये आवेश है। ठीक है, ये है ए पॉइंट, यहाँ पे रख दिया मैंने बी पॉइंट। ए पॉइंट पे रख दिया मैंने Q1 चार्ज और बी पॉइंट पे रख दिया मैंने Q2 चार्ज। ठीक है, और जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है इसकी लेंथ मान लेते हैं हम r, स्मॉल r मान ली। ठीक है, Q1 से लेकर के Q तक की डिस्टेंस को मान लिया r। ठीक है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूले बनाए तो पहली लाइन इसने क्या बोली है? जो इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होता है F, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है या अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों के परिमाण के। ठीक है, वो Q1 और Q2 के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या बोला उसने? जो बल होता है वो क्या होता है? उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक है, तो इसके क्या होगा? r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा हम फिर इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन करते हैं, 1 2 एंड 3। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को मिला दे, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? जो F निकल के आएगा वो F क्या हो जाएगा हमारा? Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 सॉरी प्रोपोर्शनल है अभी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं यहाँ से, अगर सपोज हम क्या करते हैं यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं, तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे, ठीक है, समानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे, तो वहां पे एक स्थिरांक आता है, ठीक है, जिससे क्या बोलेंगे हम उसके मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पे आता है k, एक स्थिरांक आता है, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है इसके लिए, कूलॉम्स लॉ के लिए, और k को बोला जाता है समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक। ओके, तो ये हो गया हमारा कूलॉम्स का नियम, ठीक है। आई होप आपको कूलॉम का नियम समझ में आया होगा। इतना ही हमारा कूलॉम का नियम है। अगर आप चाहें तो इसको डीप में पढ़ सकते हैं, यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको k की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि k आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी बार आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा k, ठीक है। तो कूलॉम का नियम तो इतना ही है, ठीक है। हम k की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, k की वैल्यू क्या होती है और k की वैल्यू कब कब चेंज होती है, ठीक है। तो जो हमारा समानुपातिक जो स्थिरांक है यहाँ पे k, ठीक है, तो वो दो चीजों पे निर्भर करता है। एक करता है हमारा k जो निर्भर करता है, एक करता है हमारा माध्यम पे, ठीक है, एक तो करता है हमारा माध्यम पे, और दूसरा हमारा निर्भर करता है k मात्रक पद्धति पे, मात्रक पद्धति पे हमारा k निर्भर करता है, ठीक है। कि हमारी दो चीजों पे निर्भर करता है। मतलब हम क्या करेंगे, अगर हम इसके लिए जो हमारा माध्यम है, अगर माध्यम को चेंज करेंगे तो हमारी k की वैल्यू चेंज होगी। अगर हम मात्रक पद्धति को चेंज करेंगे तो तब भी हमारी k की वैल्यू चेंज आएगी। मतलब हम CGS से सपोज MKS में बदलते हैं या फिर SI में बदलते हैं मात्रक में, तो वहां से हमारी k की वैल्यू चेंज होती है। और अगर हमारे माध्यम सपोज वायु से हम इसको वैक्यूम में लेके जाते हैं तो वहां पे भी हमारी क्या होगी, k की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। सपोज हम पहले क्या कर लेते हैं, हम पहले मात्रक पद्धति पे देखते हैं कैसे इसके लिए निर्भर करेगा, k इस पे कैसे निर्भर करेगा, ठीक है। तो जो k की वैल्यू होती है, इसको आप याद रखिएगा, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको अभी आपको नई चीज यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ओके, या फिर कहीं कहीं पे एप्सिलॉन 0 भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इसका जो संख्यात्मक मान होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹ जो होता है इसका संख्यात्मक मान होता है, ठीक है। अब हम चाहें तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब अभी मैंने इसके लिए यूनिट नहीं लिखी है, ठीक है। अभी हम इसके लिए यूनिट निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो यूनिट होती है अब वो निकालते हैं हम, ठीक है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्या होता है, k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर, हमको k की यूनिट निकालनी है, तो k को इधर लिया हो, ठीक है, k को इधर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, f का मल्टीप्लाई हो जाएगा r के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f इंटू R स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, Q1 Q2, ठीक है। यहाँ पे देखिए f का क्या होता है, मात्रक न्यूटन होता है, आपको पता है f का मात्रक होता है न्यूटन, f मतलब फोर्स, ठीक है, और r मतलब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 क्या है, यहाँ पे चार्ज है, और चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, ठीक है, कूलॉम, ठीक है। और यहाँ पे दो चार्ज हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के कूलॉम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा k का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन का n लिख दिया, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, और कूलॉम ऊपर आके क्या हो जाएगा, कूलॉम इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, k की मात्रक पद्धति में इसका क्या होता है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। हम इसको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलॉम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, इसका k का मात्रक, ठीक है। आई होप आपको k का मात्रक निकालना आया होगा, ठीक है। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अगर यहां से अगर आपको निकालना पड़े किसका मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। अगर किसी ने पूछ लिया आपको कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, तो उसको मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू लिखा देता हूं इसकी। देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ उल्टा है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट होता है जस्ट अपोजिट ऑफ k, ठीक है। एप्सिलॉन पहले तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। अब इसका जो मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। k के मात्रक का अपोजिट होता है किसका मात्रक,
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, न्यूटन का हो जाता है न्यूटन इनवर्स, ठीक है। मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इनवर्स, एंड कूलम स्क्वायर इनवर्स का क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। देखिए बहुत बार आपको न्यूमेरिकल करने में काम आएगा, इसलिए आप इसको नोट करते जाइए, ठीक है। तो आप इसको ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये मात्रक पद्धति पे निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा हमने देखा था कि ये क्या बोलते हैं कि माध्यम पे कैसा निर्भर करता है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम माध्यम देखेंगे, माध्यम पे ये कैसा निर्भर करता है, ठीक है। तो माध्यम के लिए करते हैं इसका माध्यम पे के की निर्भरता, ठीक है। माध्यम पे के की निर्भरता क्या होगी, हमने अभी पढ़ा था। अगर हम इसके लिए सबसे पहले निर्वात के लिए लेते हैं, ठीक है। निर्वात में, ठीक है, निर्वात में क्या हो जाएगा, एफ जो निर्वात होगा वो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कूलम्स के लॉ से, ठीक है। अब के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। इसको मानिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको फिर मैं इरेज करता हूं। सपोज हम किसी माध्यम के लिए निकाल रहे हैं इसी को, ठीक है। अब ये हमने पहले लिया निर्वात के लिए, अब यहाँ पे हम यहीं से निकाल देना, फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे निकालना किसी माध्यम के लिए, कोई भी माध्यम हो सकता है आपका, ठीक है। माध्यम के लिए जब हम के निकालेंगे, माध्यम मतलब मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये आएगा आपका एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इसकी जस्ट अपोजिट में जब हम किसी माध्यम के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे चेंज होकर के एप्सिलॉन एम आ जाते हैं। तो एप्सिलॉन एम क्या होगा, यहाँ पे एम होगा किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है। माध्यम की वैद्युतशीलता क्या हो जाएगी, यहाँ पे एप्सिलॉन एम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माध्यम एफ, माध्यम, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, और अब हम इन दोनों समीकरणों को मिला देते हैं आपस में। तो ये समीकरण थे हमारे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इन दोनों को मिलाते हैं हम लोग, तो यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपका, ये देखो समीकरण 1 में आप 2 का भाग दीजिए, ठीक है। तो ये क्या था हमारा एफ निर्वात था, तो ये क्या हो जाएगा, एफ निर्वात अपॉन हो जाएगा एफ माध्यम, एफ निर्वात अपॉन हो जाएगा एफ माध्यम, ठीक है। और एफ निर्वात इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आया था, ठीक है। इस सारे में डिवाइड हो जाएगा किसका, जो हमारी एफ माध्यम की वैल्यू आई है, ठीक है। और एफ माध्यम की हमारी वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 आर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए Q1 और Q2 आर स्क्वायर इसमें भी आएगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों के दोनों सेम चीजें थी, इसीलिए मैंने वहां पे लिखा नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे Q1 Q2 आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारे पास बचेगा, सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एप्सिलॉन एम था, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम बचेगा, ठीक है। और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम चले जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो यहाँ पे, तो हमने देखो यहाँ से तो ये तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया है,
ओके और दूसरी कंडीशन में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन एप्सिलॉन एम होता है, ठीक है। तो पहले पद का गुणा कहाँ होता है, चौथे पद में, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन एम है वो ऊपर चले गया, ठीक है। बचा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, तो ये नीचे आ गया इसके साथ, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा और एप्सिलॉन एम चले जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे, ठीक है। और इन दोनों को हम मिला करके बोलते हैं एप्सिलॉन आर, ठीक है। और इसको बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है। एप्सिलॉन आर जो होता है उसको हम बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ओके तो यहां से ये क्या आ गया हमारा, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक आ गया, ठीक है। इसका लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या आया, एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर आ गया हमारे पास, ठीक है। हमको यहां से जिसकी वैल्यू निकालनी हो, अगर सपोज हमको यहां से क्या निकालनी है, निर्वात की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट और इसके बाद हम देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहां कहां कितनी कितनी होती है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 और 3। ओके एक बात ध्यान में रखिए, जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी, वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी 1 के, ठीक है। कभी भी इससे कम 1 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू देखिए अलग अलग माध्यमों में, तो अगर हम सबसे पहले लेते हैं, हम माध्यम 1 लेते हैं, हम अगर निर्वात लेते हैं, ठीक है। तो निर्वात में इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर की, वो होती है हमारी 1 के इक्वल, ठीक है। निर्वात में एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1, ठीक है। दूसरा हम अगर धातु में लें, ठीक है, धातु में कितनी होती है एप्सिलॉन आर की वैल्यू, तो वो होती है आपकी इन्फिनिटिव, ठीक है। और अगर तीसरा हम ले लें कि किसी वायु में कितनी होती है, ठीक है, वायु में होती है आपकी 1.0059 होती है आपकी वायु में, ठीक है। तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। जो कूलम्स का लॉ था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपका मैंने के की वैल्यू निकालना भी आपको समझा दिया और एप्सिलॉन के बारे में भी आपको बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो आपको जो टॉपिक चाहिए होगा नेक्स्ट वीडियो में, उसको जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।